नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार के गांधी मैदान पटना में आयोजित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बिहार और उत्तराखंड के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार के नेतृत्व में बिहार राज्य नई ऊर्जा संकल्प के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देश भर से पहुंचे विभिन्न राज्यों के गणमान्य नेताओं से भी शिष्टाचार भेंट की और उनसे राष्ट्र विकास, सुशासन और समन्वित प्रगतिशील नीतियों पर विचार विमर्श किया। उनके दोनों मुख्यमंत्री को और पूरे मंत्रिमंडल सभी सदस्यों बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है जो देश के अंदर मानक स्थापित कर रही है। बिहार का विकास आगे बढ़ा है, वो अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा, अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक काम यहाँ पर होंगे और जो औद्योगिकरण, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, नौजवानों के हित में योजनाएं हैं, वह भी तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही 4 लेन 6 लेन हाईवे हैं, हवाई अड्डों का विस्तार है, रेल सेवाओं का विस्तार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य के सांसदों और मुख्यमंत्री के गोद लिए गए गांवों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर इन गांवों का विकास नहीं हुआ तो गांव गोद लेना एक जुमला ही साबित होगा। तो वहीं इस दौरान गणेश गोदियाल ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गोद लिए गए सरकोट गांव का निरीक्षण करने की भी बात कही है। मैंने यही कहा कि जब मैंने आप लोगों से ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सारकोट गांव गैरसैंण के पास है, वो सारकोट गांव मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारकोट गांव को मैं गोद ले रहा हूं, मैं इसका विकास करूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर तो उत्तराखंड के पूरे गांव को विकास करने का भार है और चूंकि ठीक है आपने सारकोट भी लिया, इसका भी स्वागत है, लेकिन सारकोट में भी मैं आप जाकर देखूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को कब गोद लिया था और अब तक उस गांव में क्या क्या हुआ। लेकिन उसके पहले मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आपके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उन गांव की स्थिति क्या है। और मैंने एक उदाहरण दिया कि एक गांव है पौड़ी गढ़वाल में, दौला सिरतोली। उस दौला सिरतोली की सड़क 2013-14 में कटी, मतलब नई सड़क कटी। उसके बाद से लेकर अब तक उस पर एक चुटकी भर मिट्टी नहीं पड़ी कभी। ऐसी स्थिति में है उस गांव की जो गोद लिया है। तो गांव जो गोद लिए जाते हैं उनका अगर यही हाल होना है तो ये भी एक जुमला है कि कोई गांव गोद ले रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ साथ चुनाव संचालन की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की है। कांग्रेस के इस कदम को बीजेपी सबसे बड़ा असंतोष करार दे रही है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली का मानना है कि आमतौर पर चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी चुनाव से कुछ दिन पहले दी जाती है। कांग्रेस ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हुए ये निर्णय अभी से ले लिया, जिससे पार्टी के अंदर अभी से असंतोष फैलना शुरू हो गया है और इसकी कुछ झलकियां देखने को भी मिल रही हैं। इन्होंने पहले कह रहे हैं कि देखिए, आपने अगर उस प्रदर्शन को देखा हो, जब उनके जुलूस आए तो सबके अपने अपने जुलूस आए, वहीं से कांग्रेस का चरित्र और चेहरा साफ हो जाता है। हरक सिंह रावत अपने जुलूस के साथ आए, गणेश गोदियाल जी अपना अलग चला रहे हैं, प्रीतम सिंह जी का एक अलग फैन फॉलोइंग है जो जौनसार की है, और हरीश रावत जी ही हैं जो है वो सब जानते हैं। और जिस तरह मंच का सीन था, जिस तरह वहां पर हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता वहां बैठा हो और हरक सिंह जी बाद में क्योंकि मैं आपका नाम भूल गया था और तब जाके उनका नाम लेते हूं, तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस में हरीश रावत धीरे धीरे आक्षेपे जा रहे हैं। रायता समेटने की जो काम होता था, इन्होंने पहले रायता फैला दिया, सबको ठीक कह रहे थे। पौड़ी पहुंचे हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाती है
और कांग्रेस सत्ता में अपनी भूमिका निभाने के लिए बेहतर काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि सतपाल महाराज जैसे नाम को बीजेपी राज में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं पार्टी के अपने हाईकमान का बहुत हृदय से आभारी हूं। और मैंने पार्टी को पहले भी वायदा किया था। मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं सबसे जब भी मिला हूं, मैंने उनसे कहा कि आप हम पे भरोसा करेंगे, हम 40 सीट जीत के दिखाएंगे। और मैं आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि हम 40 सीट से ऊपर जीत के दिखाएंगे। उसके लिए जो रात दिन मेहनत करनी होगी वो हम मेहनत करेंगे। मुझे मालूम है हमारे उत्तराखंड के लोग बड़े भावुक लोग हैं। ये सनातन की बात करके छोटे छोटे टोटके करके लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं। 5 किलो राशन दे के दिग्भ्रमित कर देते हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, विधवा वृद्ध और विकलांग जो पेंशन है वो 5,000 रुपए होनी चाहिए। विकलांगों की पेंशन 5,000 होनी चाहिए कम से कम। आज 1,000 में या 1,500 में कैसे कोई जीवन यापन कर सकता है, पहले मुझे बता दो। तो वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन कम से कम 5,000 होनी चाहिए। हमारे जो विकलांग संघ है उनकी मांग भी है कि बेचारे असहाय हैं, आप अपने राजनीति पे खर्च करने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो। प्रदेश में विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी देहरादून में अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा गुसाई ने कहा कि हम सरकार और अपनी विभागीय मंत्री से कई बार वार्ता करके अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा रावत ने बताया कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी स्कूलों में कार्य करने के साथ राज्य सरकार द्वारा कई अन्य कामों में भी समय समय पर काम करती हैं। पहाड़ों में स्थिति अलग होने के कारण कई समस्याएं भी उनको उठानी पड़ती है। ये 14 नवंबर से बैठे हैं कार्मिक अनशन में और हमारी मुख्य मांग, सबसे पहली मांग है कि हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए, क्योंकि हमारा मानदेय इतना कम है कि हमारा राशन पानी भी अब उसमें नहीं भरा है, मतलब हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें एक मजदूर के बराबर, मजदूर यानी 800 रुपये प्रतिदिन का एक उतना मानदेय दिया जाए, 24,000 रुपये। तो हमारी मुख्य मांग तो यही है। बाकी हम अन्य विभागों से भी सोचे थे, तो वो भी हम चाहते हैं कि हमारे पे इतना कार्यभार ना आए कि अन्य विभागों को भी हम बीएलओ का काम करें और अन्य विभागों के सर्वे करें। तो हमें जो काम है, जितना काम है, हमें उतना दाम, उचित दाम दिया जाए। हमारी धामी सरकार से ये हमारी डिमांड है। तो हमें अनदेखा न करा जाए, क्योंकि देखो 25 वर्ष तो हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए, तो कुछ तो हमारे बारे में भी सोचा जाए। महंगाई दिन पर दिन वृद्धि कर रही है, तो हमारे मानदेय में भी वृद्धि की जाए। तो हमारी ये मांगे की, मतलब हमारी जो मानदेय है वो 9,000 है, तो हम चाह रहे हैं कि हमें 24,000 मिले कम से कम। जो एक मजदूर है तो मजदूर को जितना वो तो हमें मिले, और इसलिए हम आप सब कार्मिक अनशन पर बैठे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमें जितना हमारा काम है उसके हिसाब से हमें दाम दिया जाए। यही मांगे कि 9,000 में कम नहीं और 24,000 से कम नहीं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमसे नहीं होता। तो आज जा रखे हैं हमारे जो लीडर लोग हैं वो निदेशालय जा रखे हैं, तब देखते हैं अभी क्या होता है। 14 अक्टूबर से हमारा वो चल रहा है, मतलब कार्यक्रम बहिष्कार का भी हमने कार्य बंद कर रखा था, पर 14 अक्टूबर से हमने बिल्कुल ही तालाबंदी कर रखी है। उत्तराखंड सचिवालय में 2 दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना है। राज्य सरकार ने नीति निर्माताओं, वरिष्ठ प्रशासकों और जिला अधिकारियों को विकसित उत्तराखंड
के रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस सम्मेलन को क्षेत्रीय अधिकारियों और नीति निर्माताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आमने सामने संवाद से समन्वय और प्रभावी समाधान की दिशा में मदद मिलती है। जिन राशन कार्ड उपभोक्ताओं ने अपने eKYC अभी तक नहीं कराए हैं, उनको दिसंबर माह से सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। दरअसल राशन वितरण में पारदर्शिता को लेकर सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से पूर्व में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को eKYC कराने के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन जिले में अभी तक 50% उपभोक्ताओं ने eKYC ही कराए हैं। सरकार से बैंकों में बैंक जो है अपने कंज्यूमर्स की केवाईसी करते हैं। इसी तरह से खाद्य विभाग द्वारा जो है अपने राशन कार्ड धारकों की केवाईसी की जा रही है, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो इसलिए जो है इसे eKYC कहा गया है। और eKYC के अंतर्गत हमने जो है समस्त जो हमारी जिले की दुकानें हैं 1047, हमने उनपे ई-पॉज मशीनें लगा दी हैं, और उन ई-पॉज मशीनों में प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी कार्ड धारक वहां जाए अपना आधार कार्ड लेके, और आधार कार्ड लेके जाके वो उनका जो है जब उसमें आधार नंबर डालते हैं तो उसमें उसका राशन कार्ड की डिटेल खुल जाती है, और उस पर बायोमेट्रिक करने के बाद, या बायोमेट्रिक अगर किसी का नहीं हो रहा है तो जो है आइरिश के माध्यम से या OTP के माध्यम से उसका eKYC संपन्न हो जाता है। उधम सिंह नगर के किच्छा में राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में मानवता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार ने शिरकत की। समाज सेवा को केंद्र में रखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड में समाज सेवा को समर्पित एक नए राजनीतिक दल का गठन करेंगे। उमेश कुमार ने कहा कि नए दल में ईमानदार और समाजसेवी लोगों को आगे आने का अवसर दिया जाएगा और पूरे प्रदेश में एक मजबूत संगठन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मानव समाज सेवा और मानव उत्थान की दिशा में एकजुट होकर काम करना ही सच्ची मानवता है। मानवता शब्द का निर्वहन करने के लिए हमें अपने दिलों को बहुत बड़ा करना होगा, अपनी मानसिक सोच को बहुत विशाल करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, और समाज में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना होगा। लेकिन आज किसी संगठन की नई टीम बनाने की बात की, नई पार्टी बनाने की बात की, वो क्या है उसके बारे में बताइए। राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाएगा, प्रक्रिया जारी है, और जल्दी ही प्रदेश भर में संगठन को खड़ा किया जाएगा, और 2027 में क्या करना है इस पर निर्णय किया जाएगा। देखिए क्या है कि आरोप भी लगाया, देखिए क्या है कि 2018 से 2020 तक इस राज्य में 15 शराब की फैक्ट्रियों को सिडकुल के माध्यम से, सिंगल विंडो के माध्यम से अनुमति प्रदान की हुई। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय
समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य में खनन नीति बनने के बाद राजस्व में भारी इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को प्रोत्साहित करते हुए 200 करोड़ के रुपए में प्रोत्साहन राशि भी दी है। वहीं इस प्रोत्साहन पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि राज्य सरकार के ऐतिहासिक कार्यों पर केंद्र सरकार खुश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उस सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करना और इस विकास के साथ साथ उत्तराखंड का संतुलित विकास हो, चाहे वो खनन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। हम एक संतुलित विकास की अवधारणा को लेकर के आगे चले हैं और इसी के कारण से आज केंद्र से जो उत्तराखंड को खनन कार्यों के प्रति उसको प्रोत्साहन राशि यहाँ पर मिली है, तो इसी संतुलित विकास की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। अच्छा। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है और कर्मचारियों के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं दूसरी ओर विभागों से गैर हाजिर चल रहे उपनल कर्मियों के लिए शासन ने उपनल के एमडी को नो वर्क नो पे का आदेश दे दिया है। लेकिन इस दौरान देहरादून में 11वें दिन भी उत्तराखंड सरकार के उपनल कर्मचारी समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर डटे हुए हैं। सर, समान काम समान वेतन पे अभी कोई फाइनल बात नहीं हुई हमारी। और रही एस्मा की बात, वो जहाँ तक मेरी जानकारी है हम लोगों पे लागू नहीं होता है। ये तो करने वाले अधिकारियों को समझने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार की नीति का कार्य कर रहे हैं, किन लोगों के लिए एस्मा की व्यवस्था कर रहे हैं। आप अनुपस्थिति उपस्थिति लेकर करना क्या चाहते हैं? आप साल भर से डाटा नहीं छुपा पाए और आज आपको 2 दिन में ये खबर होती है कि साहब इनकी ऑप्शन प्रेजेंट या कौन हड़ताल में उसका डाटा वो सब डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। उससे कोई कर्मचारी प्रभावित भी नहीं है और डरने वाला भी नहीं है। हम कह रहे हैं सर, ये प्रकार से ये लोग हमें राज्य का कर्मचारी नहीं मानते हैं और दूसरी तरफ से आप जो राज्य कर्मचारी पर नियम लगता है उसको हम पे लागू कर रहे हैं। आप स्वीकार करो ना कि आप राज्य के कर्मचारी हैं। वही तो हमारी मांग है कि आप हमें राज्य कर्मचारी माने और साथ ही विभाग में लें। यही कहना चाहूंगी कि अगर हम लोकतंत्र देश में अपनी मांगे नहीं रख सकते तो हम कहाँ जाए? या तो ये तानाशाही बना दो, ये देश चीन की तरह बना दो। हम इसी प्रदेश के बच्चे हैं और क्या कहते हैं, हम ना पाकिस्तान से आए ना नेपाल से आए। हमने इस राज्य सरकार को 15 साल दे चुके हैं। अब हम कहाँ जाए? अब हम 40 साल के हो चुके हैं, ना हम कोई परीक्षा देने लायक है, ना ही हम कोई परीक्षा में हम अन्य लोग हमें कह रहे हैं कि हमारी नौकरी खाली। किसकी नौकरी खाली? हम इस प्रदेश के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं। मेरा बच्चा 10th क्लास में बच्चा है, मैं उसको छोड़ के यहाँ बैठी। कितनी समस्याएं हम लोगों की, किसी की माँ बूढ़ी है, किसी के कुछ है, उनकी दवाइयों का व्यवस्था या तो ये हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था करें कि हमारे जब वेतन आ रहा है तो काम क्या कर ले, 4 घंटे काम करेंगे, 5 घंटा काम नहीं करेंगे।
पौड़ी शरदोत्सव के तहत आयोजित वार्डों की फुटबॉल प्रतियोगिता को देखने के लिए खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के कंडोलिया मैदान में तीसरे दिन फुटबॉल के 3 मैच खेले गए। इस मौके पर जहां पहले मैच में पूर्व सभासद संजय नेगी, दूसरे मैच में फुटबॉल कोच रवि रावत मुख्य अतिथि रहे, तो वहीं तीसरे मैच में गुरदौरी इंजीनियरिंग कॉलेज के खेल अध्यक्ष गजेंद्र रावत मुख्य अतिथि के तौर पर मैदान में पहुंचे और खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 8 के सभासद प्रदीप असवाल ने स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की मौजूदगी में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। देखिए, पौड़ी का लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। कई वर्षों से होता आ रहा है। समाध्यक्ष जी की विशेष प्रयास है कि खेल को आगे बढ़ाया जाए और आज 8 नंबर और 10 नंबर का रोमांचक मैच आपको दिखाई दे रहा है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई रामलला ग्राउंड से और यहाँ तक आज हमारे वार्ड का मैच हो रहा है, वो फुटबॉल मैच की प्रतियोगिता हो रही है। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 10 के बीच अभी मैच चल रहा है और बहुत ही रोमांचक वो है। बच्चे भी उत्साहित हैं, सभी बच्चे उत्साहित हैं और वहाँ भी रामलला मैदान में भी महिलाएं सभी उत्साहित थी। इस शरदोत्सव को हम एक बहुत अच्छा तक पहुँचाएंगे। ये नगर पालिका के प्रयास का ही मैं इसे बहुत उनको साधुवाद दूंगा कि उनका ये प्रयास छोटे बच्चों के लिए खासतौर से जो हमारे नौनिहाल हैं उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद देगा। क्योंकि पौड़ी में जो जिस समय की मैं बात करूं, जो हमारा समय था, पौड़ी का स्तर बहुत ऊंचा था। काफी समय बाद पौड़ी में फुटबॉल लगभग गायब हो ही गया था। तो एक कोच है हमारे रविंद्र सिंह रावत जी, उनकी मेहनत से, अथक प्रयास से फिर से पौड़ी में फुटबॉल जीवित हुआ है और माननीय अध्यक्षा हिमानी नेगी जी द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये नगर पालिका परिषद पौड़ी की तरफ से वार्ड वाइज ये मैच चल रहे हैं और आज का ये क्वार्टर फाइनल मैच जिसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफी अच्छा मैच है। एक वार्ड नंबर 8 से सारे हमारे जो पौड़ी के मेन खिलाड़ी हैं जो अच्छे क्लबों से खेलते हैं, दिल्ली में संतोष ट्रॉफी खेले हुए हैं और गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ हमारे जो स्टेडियम के बच्चे जो खुद से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनके बीच ये मैच है, लेकिन अच्छा मैच है। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के तहत लोगों ने बढ़ चढ़कर लाभ उठाया है। यूपीसीएल इन जिलों में स्थापित सोलर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद रहा है, लेकिन इतनी बिजली की वजह से ग्रिड पर दबाव बढ़ गया है। यूपीसीएल ने 12 मेगावाट ट्रांसफार्मर भी अपर्याप्त नहीं, तो इस समस्या के समाधान के लिए ऊर्जा निगम ने शासन को 250 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव भेजा गया। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का जादू बढ़ रहा है, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार होना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे सोलर के जनरेटर हैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे अभी जो वर्तमान में है 250 मेगावाट जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा MSSY कहते हैं इसे, मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना, उसके तहत 250 मेगावाट जो है पिछले साल सैंक्शन हुआ था उत्तराखंड सरकार द्वारा। उसमें से हम लोगों ने वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए 250 करोड़ का एक DPR हमने शासन को भेजी हुई थी, यानी कि उरेडा को भी भेजी थी और हमने शासन ऊर्जा विभाग को भी भेजा था। और पिछले साल हमारा उसमें 125 करोड़ का खर्चा भी हो गया, जिसमें से हमने लाइनें का ऑगमेंटेशन किया, नई लाइनें बनाई, ट्रांसफार्मर जो 3 MVA के थे उन्हें 12.5 MVA किया और पर्टिकुलरली आपके ये उत्तरकाशी जिला, टिहरी जिला, पौड़ी जिला और अल्मोड़ा कोई भी सब स्टेशन ऐसा नहीं जो ओवरलोड हो चुके, 12.5 MVA के लगाने के बाद भी ओवरलोड हो रहे हैं। तो अब इसमें तो हम कोई भी जनरेटर को कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पौड़ी में एक जनरेटर के 44
200 मेगावाट की एक जगह क्लस्टर आया हुआ है, उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। उसमें हम कंडक्टर रिप्लेसमेंट का काम कर रहे हैं, उसमें भी मुझे लग रहा है कि उसमें भी हमको कम से कम 20 करोड़ का नया एक टीपीआर मेरे पास आ रही है। अगर वो 20 करोड़ रुपया हमें मिलता है कहीं से, तो तब जाकर के हम उस काम को कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे लोगों के टीएफआर भी हमारी कैंसिल हुई है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।